गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ललित बैरागी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका सारांश एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय को देखा था, साथ ही लेक्चर 1 में हमने मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की गाथा भी देख ली थी। तो जो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय का कुछ भाग बच गया था उसे आज हम पार्ट 2 में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके साथ हमने एक श्रृंखला स्टार्ट की थी जिसको हमने बोला था फैक्ट एक्सप्रेस। तो पिछले वीडियो का सारा रिवीजन हम फटाफट 5 मिनट में कर देंगे। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारांश एकेडमी आपको उपलब्ध करा रहा है हर सुबह 9 बजे मध्य प्रदेश विशेष समग्र अध्ययन की क्लासेस। साथ ही दोस्तों, शनिवार रविवार की क्लासेस आपके लिए ऑफ रहेंगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो 2 दिन आपको रिवीजन के लिए मिले। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो आप वो 2 दिन रिवाइज जरूर करना ताकि आपकी पकड़ और आपको फैक्ट्स ज़्यादा मेमोराइज हो। ठीक है, तो इसलिए और साथ ही हम क्या करेंगे, बीच बीच में ऑब्जेक्टिव क्लास भी लेता रहूंगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर पाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, जिसका नाम है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पार्ट 2। उससे पहले, जैसा कि हम हर क्लास को शुरू करने से पहले मोटिवेशन कोट्स पढ़ते हैं, आज का जो कोट्स है वो ये है कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। क्या बात है, मतलब खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरे दोस्तों, मंजिल मेरा हौसला देखकर। अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई करोगे, आप डेडिकेशन से पढ़ाई करोगे, आप मेहनत से पढ़ाई करोगे, और इस लॉकडाउन में जब सारे बच्चे मजे कर रहे हैं, आप तब भी अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे हो, मध्य प्रदेश पर अपनी कमांड बना रहे हो, दूसरे सब्जेक्ट को बखूबी पढ़ रहे हो, तो निसंदेह दोस्तों आपकी मंजिल आपके कदमों को चूमेगी। बस आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपको पूरे फैक्ट्स यही याद कराऊंगा। आपको बस इतना करना है कि रोज वीडियो देखना है टाइमली 9 बजे, और रोज हमको लास्ट तक वीडियो देखना है, नोट्स बनाना है और टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। बाकी मैं ये गारंटी ले रहा हूं कि मंजिल एक दिन पक्का कदम चूमेंगी। ठीक है, इसी मोटिवेशन, इसी उत्साह के साथ शुरू करते हैं हमारी फैक्ट एक्सप्रेस रिवीजन श्रृंखला। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था दोस्तों कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है। तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से दोस्तों मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। मध्य प्रदेश के उपनाम कौन कौन से हैं, तो हमने पढ़ा था हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, टाइगर स्टेट, सोया स्टेट। इसके साथ हमने 2 और पढ़े थे, घड़ियाल स्टेट और बांस स्टेट। कौन कौन से, घड़ियाल स्टेट, बांस स्टेट। मध्य प्रदेश कैसा राज्य है दोस्तों, तो हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश संपूर्ण भू आबंटित राज्य है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमा ना तो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से छूती है ना किसी समुद्री सीमा से। इसलिए हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि मध्य प्रदेश संपूर्ण भू आबंटित राज्य है। मध्य प्रदेश का अक्षांश विस्तार क्या है, तो मध्य प्रदेश का अक्षांश विस्तार 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। जबकि मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार क्या है, मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार है 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है, तो यह हमने पढ़ा था 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, जबकि कुछ किताबों में 3,08,245 वर्ग किलोमीटर मिलता है। ठीक है, वो करार घाटी विवाद के कारण ऐसा मिलता है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कुल देश के क्षेत्रफल का कितना है, तो ये हमने पढ़ा था 9.38% क्षेत्रफल हमारे कुल देश के क्षेत्रफल का है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है दोस्तों, और पहले स्थान पर कौन है, वो हमारा राजस्थान है। और मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 से पहले सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य था। वो तो छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद हम कौन से स्थान पे आ गए, दूसरे स्थान पर आ गए हैं। मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो यह 5वां स्थान है। तो पहला स्थान कौन है, पहला स्थान दोस्तों उत्तर प्रदेश का है जनसंख्या की दृष्टि से। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 605 किलोमीटर। कितनी, 605 किलोमीटर। जबकि पूर्व से पश्चिम लंबाई हमने कितना पढ़ा था, 870 किलोमीटर। देखो, यदि अभी भी आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर पिछला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि ये रिवीजन हो रहा है पिछले वीडियो का। ठीक है, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मध्य प्रदेश के किस जिले से गुजरती है, तो ये सिंगरौली जिले से गुजरती है।
कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो ये 14 जिलों से होकर गुजरती है। हमने ट्रिक भी याद की थी, वो ट्रिक क्या थी? रउआ, राशि, भवरासा, जब, दम, कटनी, उमरासा। तो रउआ में हमने पढ़ा था रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा। राशि से पढ़ा था राजगढ़, सीहोर। भवरा से पढ़ा था भोपाल, विदिशा, रायसेन। सा यानी सागर, जब, दम, जब से जबलपुर, दम से दमोह, कटनी, उमरा से उमरिया और सा से शेडोल। जब, दम, कटनी, उमरासा। रउआ, राशि, भवरासा, जब, दम, कटनी, उमरासा। अब एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में ये ट्रिक लिखिए ताकि ये ट्रिक आपको हमेशा याद हो जाए। ठीक है, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए ये ट्रिक ताकि आपको कर्क रेखा से गुजरने वाले 14 जिले याद हो जाएं। ठीक है, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो इसका आंसर क्या है? 5 राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? तो दोस्तों वो हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश से 13 जिलों की सीमा लगती है। कितने की? 13 जिलों की। मैं अभी भी आपको बता दूं, सीधी की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। ठीक है, क्योंकि हम ऑफिशियल वेबसाइट पे ये देख चुके हैं। मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? तो ये गुजरात से लगती है। मात्र 2 जिले लगते हैं। कौन कौन से? अलीराजपुर और झाबुआ। राजस्थान से कितने जिलों की सीमा लगती है? तो हमने देखा था राजस्थान से 10 जिलों की सीमा लगती है। महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ से क्रमशः कितने जिलों की सीमा लगती है? तो दोस्तों महाराष्ट्र से हमने देखा था 9 जिलों की सीमा लगती है, जबकि छत्तीसगढ़ से 7 जिलों की सीमा लगती है। प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना है। प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? वो बुरहानपुर देखा था हमने। प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला हमने अलीराजपुर देखा था और प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला हमने सिंगरौली देखा था। तो सबसे उत्तरी जिला मुरैना, सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर, प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर, प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखे थे वो जिले जिनकी सीमा 2 राज्यों को लगती है। तो हमने सबसे पहले सिंगरौली देखा था। सिंगरौली की अवस्थिति हमने यहाँ पे देखी थी मैप में। तो इसकी सीमा इस तरफ कहाँ से लग रही थी? उत्तर प्रदेश से, और यहाँ पे लग रही थी छत्तीसगढ़ से। ठीक है, मैं आपको मैप बना देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। ये देखिए, ये हमने देखा था कि भैया जो मुरैना है, मुरैना की सीमा राजस्थान से भी लग रही है और किससे लग रही है? उत्तर प्रदेश से लग रही है। फिर हमने देखा शिवपुरी, इसकी इस तरफ राजस्थान से लग रही है, इस तरफ उत्तर प्रदेश से लग रही है। ठीक है, तो मुरैना और शिवपुरी की सीमा राजस्थान और उत्तर प्रदेश से हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था सिंगरौली। सिंगरौली की सीमा इस तरफ किससे लग रही? उत्तर प्रदेश से, और नीचे लग रही छत्तीसगढ़ से। ठीक है, तो सिंगरौली की सीमा भी 2 राज्यों को लगती है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। फिर हमने पढ़ा था बालाघाट। बालाघाट की सीमा इस तरफ लग रही छत्तीसगढ़ से और इस तरफ लग रही महाराष्ट्र से, अर्थात बालाघाट की सीमा भी 2 राज्यों को लगती है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से। फिर हमने पढ़ा था अलीराजपुर। अलीराजपुर की सीमा गुजरात से लगती है और लगती है महाराष्ट्र से। किससे? अलीराजपुर और महाराष्ट्र से। फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने देखा था ये झाबुआ, इसकी सीमा गुजरात से और राजस्थान दोनों से लगती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़े थे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं। अब मोटिवेशनल कोट्स और सुन लीजिए एक बार और, कि थोड़ा जिद्दी हूं, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। कि थोड़ा जिद्दी हूं, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। ख्वाब कौन कौन से हो सकते हैं? डिप्टी कलेक्टर का हो सकता है, डीएसपी का हो सकता है, सब इंस्पेक्टर का हो सकता है, कांस्टेबल का हो सकता है, पटवारी का हो सकता है, या कोई भी पोस्ट का हो सकता है दोस्त। कि थोड़ा जिद्दी हूं, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता, अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष किए हार जाऊं। अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष किए हार जाऊं, ये मुझे रास नहीं आता, ये मुझे रास नहीं आता। ठीक है, तो दोस्तों हमें पढ़ाई करनी है और लग के पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश के जो संभाग हैं और जो 52 जिले हैं उनके वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, तो एक एक संभाग देखेंगे और किस किस संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं ये देखेंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये जो चंबल संभाग से। किससे करते हैं? चंबल संभाग से। तो सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि हमारे यहाँ कितने संभाग हैं? तो कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं मेरे दोस्तों, 10। ठीक है, 10वां संभाग कौन बना? तो 10वां संभाग हमको पता है शहडोल संभाग बना। कौन सा संभाग बना? 10वां शहडोल संभाग बना दोस्तों। और वो कब बना? वो हमारा बना था 2008 में। कब बना था? 2008 में शहडोल संभाग का हमने गठन किया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चंबल संभाग। तो ये आप देख पा रहे होंगे ये 3 जिले। कितने जिले? 3 जिले दोस्तों, ये चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं। पहला जिला कौन सा हो गया? पहला जिला हो गया श्योपुर।
ठीक है, मैप बनाइए मेरे साथ अभी और एक एक मैप में लिखते चलिए। पहला हो गया श्योपुर, दूसरा हो गया मुरैना और तीसरा हो गया भिंड। तो पहला प्रश्न कि चंबल संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, तो आपका जवाब होगा सर श्योपुर आता है, मुरैना आता है, भिंड आता है। मतलब जो तीनों जिले जो हमारे सबसे उत्तरी जिले हैं वो तीनों किस में आते हैं, चंबल संभाग में आते हैं। दोस्तों इसका नाम चंबल इसलिए पड़ा क्योंकि यहां से जो इंदौर के जनापाव से, इंदौर के महू तहसील के जनापाव से ये चंबल नदी निकलती है और इस प्रकार ये बहती है यहाँ पर। ठीक है, चंबल नदी निकल के कुछ इस प्रकार बहती है जनापाव से, तो चंबल नदी इसकी सीमा पर बहती है, इसलिए इसका नाम चंबल संभाग पड़ा है। इसका नाम क्या पड़ा है, चंबल संभाग पड़ा है। तो चलो चंबल संभाग में कितने जिले आ गए, 3 जिले आ गए। श्योपुर आ गया, मुरैना आ गया, भिंड आ गया। श्योपुर, मुरैना और भिंड आ गया। ठीक है, ये 3 जिले इसमें हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये देख पा रहे होंगे ग्वालियर संभाग, ये आप फिरोजी कलर में देख पा रहे हैं, आसमानी कलर में। ये है दोस्तों कौन सा संभाग, ये है ग्वालियर संभाग। और इस ग्वालियर संभाग में दोस्तों 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं, जिनमें सबसे पहला कौन सा हो गया ग्वालियर, दूसरा हो गया दतिया, तीसरा हो गया शिवपुरी। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, फिर गुना हो गया चौथा, अशोकनगर हो गया 5वां। तो कौन कौन से संभाग हो गए, फटाफट वीडियो को पॉज करो और याद करो, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना। ठीक है, तो ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना, ये 5 जिले आते हैं ग्वालियर संभाग में। तो हमने 2 संभाग कंप्लीट कर लिए। अब तीसरा संभाग हम देखते हैं दोस्तों भोपाल संभाग। तीसरा कौन सा देखते हैं हम, भोपाल संभाग, क्योंकि भोपाल संभाग इसके जस्ट नीचे। तो देखो ये आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो एरिया है, ये हल्के गुलाबी कलर का, ये भोपाल संभाग है। और भोपाल संभाग में दोस्तों कितने जिले आते हैं, तो भोपाल संभाग में भी आते हैं 5 जिले। कितने आते हैं, 5 जिले भोपाल संभाग में आते हैं। कितने जिले आते हैं, 5 जिले। ठीक है, तो ग्वालियर में, अब आपसे पूछो ग्वालियर संभाग में कितने जिले आते हैं, तो आप क्या आंसर करोगे कि सर ग्वालियर जिले में 5 संभाग आते हैं। आपसे पूछे चंबल संभाग में कितने जिले आते हैं, सर चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड। ठीक है, उसी प्रकार भोपाल संभाग में कितने जिले आते हैं दोस्तों, तो भोपाल में आते हैं 5। सबसे पहले आप शुरू करो राजगढ़ से, क्योंकि राजगढ़ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अक्सर आंसर नहीं लगाओगे। जो राजगढ़ है दोस्तों वो भोपाल संभाग में आता है, याद रखना। फिर भोपाल संभाग में कौन आएगा, विदिशा, रायसेन और सीहोर। विदिशा, रायसेन और सीहोर, और भोपाल तो खुद है ये। तो बताओ भोपाल में कौन कौन आते हैं, भोपाल में आते हैं राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर और भोपाल। ये 5 जिले कहां पर आते हैं, ये 5 जिले आते हैं भोपाल संभाग में। ठीक है, तो हमने 3 संभाग कंप्लीट कर लिए। अब हम चौथा संभाग देखते हैं। अगला जो है वो आप देखिए नर्मदापुरम संभाग। जी देखिए ये है नर्मदापुरम संभाग। ठीक है, नर्मदापुरम संभाग में देखो होशंगाबाद संभाग इसका नाम था, परंतु होशंगाबाद संभाग का नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया। क्या कर दिया गया, नर्मदापुरम, क्योंकि यहाँ से नर्मदा नदी बहती है। होशंगाबाद जो है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, और सेठानी घाट जो है दोस्तों वो नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद में स्थित है। तो आपसे पूछा जाए कि होशंगाबाद संभाग का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो उसका नाम कर दिया गया है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में भी कितने जिले आते हैं, नर्मदापुरम में भी 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। कौन कौन से आते हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ये 3 जिले आते हैं होशंगाबाद में। ठीक है, तो 3 जिले किस में आते हैं, देखो जिसके नाम अलग अलग हैं। चंबल संभाग अलग नाम है तो उसमें भी 3 जिले आ रहा है, नर्मदापुरम संभाग इसमें भी अलग नाम है तो कितने जिले आ रहे हैं, 3। मतलब आप ऐसे याद रखिए कि नदियों के नाम पर जो संभाग हैं उनमें सर 3-3 जिले आते हैं। नदियों के नाम पर जो संभाग हैं सर उनमें 3-3 जिले आते हैं। चंबल नदी उसमें भी सर 3 जिले आते हैं। चंबल नदी के नाम पे जो चंबल संभाग है उसमें भी 3 जिले आते हैं सर, और जो नर्मदापुरम संभाग है उसमें भी 3 जिले आते हैं। तो हमने 4 संभाग कंप्लीट कर लिए। अब आइए आप उज्जैन संभाग पर, किस पे आइए, उज्जैन संभाग। तो ये आप देख पा रहे होंगे रेड कलर सा, ये है उज्जैन संभाग। रेड कलर वाला जो आप देख पा रहे होंगे ये जो है दोस्तों ये उज्जैन संभाग। ये इंदौर को मैंने छोड़ दिया, ये उज्जैन हो गया। ठीक है, अब उज्जैन संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, तो सबसे पहले तो आप याद करो कि भाई उज्जैन संभाग में 7 जिले आते हैं। कितने आते हैं, 7। कौन कौन से, नीमच से स्टार्ट करो। नीमच आ गया, नीमच, मंदसौर, रतलाम। नीमच, मंदसौर, रतलाम। कौन कौन से, नीमच, मंदसौर, रतलाम। फिर उज्जैन आ गया, आगरमालवा आ गया, शाजापुर। शाजापुर आगरमालवा से अलग हुआ था,
अपन को पता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताओ कि आगर मालवा शाजापुर से कब अलग हुआ था। तो आगर मालवा शाजापुर से अलग हुआ, तो ये दोनों भी इसी में आएंगे, और देवास, ठीक है। अब देखना, देवास जो है वो इंदौर के पास में है। किसके पास में? इंदौर के पास में। और मैक्सिमम विद्यार्थी यही करते हैं, आपसे पूछा जाता है कि देवास कौन से संभाग में आता है, और आप आंसर क्या कराते हो? आप आंसर कराते हो सर इंदौर, और वहां आंसर गलत हो जाता है और हम एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। तो याद रखना, जो देवास है वो उज्जैन संभाग में आता है, और उज्जैन संभाग में कुल 7 जिले आते हैं। कितने? कुल 7 जिले आते हैं। कौन कौन से? नीमच, मंदसौर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर मालवा, शाजापुर, देवास और उज्जैन तो आ गई, ठीक है। तो ये 7 जिले आएंगे उज्जैन में। अब आइए आप इंदौर में, जिसमें आते हैं 8 जिले। कितने? 8 जिले आते हैं इंदौर में। कितने जिले आते हैं? 8। ये देखिए, मैं ये डायग्राम बना देता हूं, ठीक है। ये है इंदौर जिले के। तो इंदौर में कौन कौन से आ रहे हैं? तो इंदौर में इंदौर धार, झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर। तो खंडवा, खरगोन जोड़े में याद करो, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर। कितने हो गए? 6 हो गए। धार 7, इंदौर 8। तो इंदौर में कितने आते हैं? इंदौर में आते हैं 8 जिले। कितने आते हैं? 8 जिले इंदौर में आते हैं। इतना याद रखिए कि 8 जिले जो हैं वो इंदौर में आते हैं, ठीक है। चलिए, अभी हमने कौन कौन से संभाग पढ़े? हमने पढ़ा सबसे पहले चंबल संभाग। चंबल में हो गए 3 जिले। कौन कौन से? श्योपुर, भिंड, मुरैना। फिर हमने पढ़ा कौन सा संभाग? हमने पढ़ा सर ग्वालियर संभाग, जिसमें हो गए 5 जिले, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। फिर हमने पढ़ा भोपाल, जिसमें हमने पढ़े 5 जिले। इसमें हमको याद रखना है राजगढ़, कि राजगढ़ भोपाल में आता है। तो राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर, भोपाल। फिर हमने पढ़ा होशंगाबाद। होशंगाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया? सर नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो इसमें कितने जिले आते हैं? इसमें 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ठीक है। फिर हमने कौन सा पढ़ा? फिर हमने उज्जैन पढ़ा। हमने कौन सा पढ़ा? उज्जैन पढ़ा। उज्जैन में हमने कौन कौन से पढ़े? हमने उज्जैन में पढ़े नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर मालवा, शाजापुर, देवास। तो ऐसे कुल 7 जिले उज्जैन संभाग में आते हैं। फिर हमने इंदौर पढ़ा। इंदौर में कितने आते हैं दोस्तों? तो इंदौर में 8 आते हैं। 8 कौन कौन से हो गए? तो झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, इंदौर, ये 8 हो गए। तो ये अभी हमने संभाग पढ़े। अब हम पूर्व की ओर जो संभाग हैं उनको देखते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास कितने संभाग बचे हैं? अब हमारे पास बचे हैं 4 संभाग, ठीक है। कितने? 4 संभाग बचे हुए हैं, जिनमें कौन कौन सा बचा है? सागर संभाग बचा हुआ है, जबलपुर पढ़ना है, अभी शहडोल पढ़ना है, और पढ़ना है हमें रीवा संभाग, ठीक है, रीवा संभाग, ठीक है। चलो, अब हम सबसे पहले देख ले रहे हैं सागर संभाग में। ये देखिए, सागर संभाग की सीमा में बना देता हूं यहां से। ये सागर संभाग, ठीक है। सागर संभाग में कितने आते हैं? तो सागर में आते हैं 6 जिले। कितने आते हैं? 6 जिले सागर में आते हैं। कौन कौन से आते हैं सागर संभाग में? 6 जिले। चलो देख लेते हैं फटाफट। सागर में सबसे स्टार्ट करो, निवाड़ी, टीकमगढ़। टीकमगढ़ से निवाड़ी अलग हुआ 1 अक्टूबर 2018 को, हमने पढ़ा था। तो टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी हुआ, तो निवाड़ी और टीकमगढ़। फिर छतरपुर, पन्ना, 4 हो गए। कौन कौन से? निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर। ये 6 जिले आते हैं सागर संभाग में। फटाफट याद करो, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सागर, दमोह, ये 6 जिले आते हैं सागर संभाग में, ठीक है। अब आते हैं हम अगला रीवा संभाग में। रीवा संभाग में कौन कौन आएंगे? तो रीवा संभाग में दोस्तों 4 आते हैं। सागर में 6 हो गए, रीवा संभाग में 4 हो गए। कौन कौन से? सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। अब सिंगरौली किससे अलग हुआ था? सीधे से अलग हुआ था। तो सीधी और सिंगरौली दोनों किस में आएंगे? रीवा में आएंगे। सिंगरौली कब अलग हुआ था? 24 मई को अलग हुआ था, 24 मई 2008 को सीधी से। तो रीवा में आ गए साहब 4। कौन कौन से? सतना आ गया, रीवा आ गया, सीधी आ गया, सिंगरौली आ गया, ठीक है। सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये आ गए कौन से संभाग में? ये हमारे आ गए रीवा संभाग में। अब शहडोल में आते हैं दोस्तों 3। कौन कौन से? शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर जो आते हैं शहडोल संभाग में। तो शहडोल संभाग में कितने आते हैं? शहडोल संभाग में आते हैं 3। कौन कौन से आते हैं? शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो ढिंडोरी था पहले शहडोल संभाग में आया करता था,
कौन? ढिंडोरी पहले शहडोल संभाग में आया करता था, परंतु उसे अब जबलपुर संभाग में शामिल कर लिया गया है। और जबलपुर में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 8। तो जबलपुर में कितने आते हैं? 8 संभाग आते हैं। शहडोल में 3 संभाग आते हैं। रीवा में 4 जिले आते हैं और सागर में आते हैं 6 जिले। अब देखते हैं जबलपुर के बारे में। जबलपुर आईएमपी है, यहीं से आप क्वेश्चन भी गलत भी करोगे, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। देखो जबलपुर में कौन कौन आता है, तो जबलपुर में जो आते हैं वो आते हैं कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और ढिंडोरी, जो कि पहले किस में आता था? शहडोल में आता था, अब उसका किस में कर दिया गया है? जबलपुर पे। तो चलो याद करते हैं। कटनी आता है साहब, जबलपुर आता है, नरसिंहपुर आता है, छिंदवाड़ा आता है, सिवनी आती है, बालाघाट आता है, मंडला आता है, ढिंडोरी आता है। ठीक है, तो जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, ढिंडोरी और कटनी, ये ऐसे 8 जिले जो हैं वो किस में आते हैं? वो आते हैं जबलपुर में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं? जबलपुर में आते हैं। ये थे हमारे सारे संभाग और उनमें आने वाले जिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मुझे बताइए भैया कि चंबल में कितने आते हैं? सर चंबल में 3 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सर श्योपुर आता है, मुरैना आता है और भिंड आता है। फिर मुझे बताइए कि जो ग्वालियर है, ग्वालियर में कितने आते हैं? तो आप बोलेगे सर ग्वालियर में तो 5 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सर ग्वालियर आता है, शिवपुरी आता है, दतिया आता है, गुना आता है और अशोकनगर आता है। सर ये 5 जिले आते हैं सर। फिर आप मुझे बताइए कि सर जो हमने पढ़ा था भोपाल में कितने जिले आते हैं? तो भोपाल में 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? भोपाल पढ़ा था, श्योर पढ़ा था, हमें याद रखना है राजगढ़ के बाद हमें विदिशा पढ़ा था और विदिशा के बाद पढ़ा था हमने रायसेन। ठीक है, फिर हमने कौन सा पढ़ा था? फिर हमने नीचे आके पढ़ा था नर्मदापुरम। कौन सा पढ़ा था हमने? नर्मदापुरम पढ़ा था। होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया। नर्मदापुरम में कौन कौन से आते हैं सर? तो नर्मदापुरम में होशंगाबाद आता है, बैतूल आता है और हरदा आता है। ठीक है, फिर हमने कौन सा पढ़ा था? फिर सर हमने उज्जैन पढ़ा था हमने। उज्जैन में कितने आते हैं सर? उज्जैन में आते हैं 7 आते हैं। कितने आते हैं? 7 आते हैं। हमने कौन कौन से पढ़े थे? उज्जैन पढ़ा था, फिर हमने ऊपर से याद किया था मंदसौर, नीमच, रतलाम। ठीक है, रतलाम पढ़ा था, फिर हमने आगर मालवा पढ़ा था, शाजापुर पढ़ा था। पर हमें याद क्या रखना है? हमें याद रखना है देवास, क्योंकि देवास इंदौर में नहीं आता है, वो तो उज्जैन में आता है सर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था इंदौर में कितने आते हैं? इंदौर में आते हैं 9। इंदौर में कितने आते हैं? 8 आते हैं। कितने आते हैं? 8 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? इंदौर आता है, फिर हमने धार पढ़ा था, फिर हमने जोड़े में पढ़े थे कौन कौन से? अलीराजपुर, और अलीराजपुर के साथ झाबुआ पढ़ा था। फिर हमने खंडवा पढ़ा था, खंडवा के साथ खरगोन पढ़ा था। फिर हमने बड़वानी पढ़ा था, बड़वानी के साथ बुरहानपुर पढ़ा था। ठीक है, बड़वानी के साथ हमने क्या पढ़ा था? बुरहानपुर पढ़ा था। फिर हमने कौन सा संभाग पढ़ा? हमने संभाग पढ़ा था कौन सा? सागर संभाग पढ़ा है ना। सागर में कौन कौन से आते हैं? निवाड़ी आता है, टीकमगढ़ आता है, सागर आता है, दमोह आता है, छतरपुर आता है, छतरपुर के साथ हमने पन्ना भी पढ़ा था। फिर हमने रीवा संभाग पढ़ा था। रीवा संभाग में कौन कौन आते हैं? रीवई आता है, सतना आता है, सीधी आता है, सिंगरौली आता है। फिर हमने शहडोल संभाग पढ़ा था। शहडोल में 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? शहडोल आता है, उमरिया आता है, अनूपपुर आता है। कौन आता है? अनूपपुर। ढिंडोरी तो हमने किसको दे दिया? जबलपुर को दे दिया। फिर हमने जबलपुर पढ़ा था। जबलपुर में कितने आते हैं? 8 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? जबलपुर पढ़ा हमने, कटनी पढ़ा, नरसिंहपुर पढ़ा, फिर हमने छिंदवाड़ा पढ़ा था, फिर सिवनी पढ़ा था, फिर मंडला पढ़ा था, फिर बालाघाट पढ़ा था, फिर ढिंडोरी पढ़ा था। ठीक है, ये थे हमारे सारे संभाग। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिए हैं A to Z, और इनको आप एक बार देख लीजिएगा, नोट करके देख लीजिए। 11वां संभाग छिंदवाड़ा गठित होना बाकी है। मतलब 11वां संभाग कौन बनेगा? छिंदवाड़ा बनेगा। ठीक है, जिसमें 3 जिले जाएंगे, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। तो जबलपुर में अब कितने बच जाएंगे? केवल 5 जिले बच जाएंगे। कितने जिले बच जाएंगे? 5 जिले बन जाएंगे, यदि छिंदवाड़ा 11वां संभाग बन जाएगा। और होशंगाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया दोस्तों? नर्मदापुरम कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं संभागों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है इंदौर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी है। तो सबसे ज्यादा संभाग भी कौन सा होगा? इंदौर होगा। और न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग दोस्तों कौन सा है? शहडोल। चलो याद करिए सर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? इंदौर है। सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? शहडोल है।
सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? जबलपुर है, हमने देखा था, बहुत बड़ा विस्तृत है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? शहडोल है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? शहडोल है। चलिए देखते हैं मैप में एक बार। तो ये देखिए, ये जो इंदौर है ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है, सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग शहडोल है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग ये जबलपुर है और सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन है? शहडोल है। ये पूछेंगे सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? शहडोल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? जबलपुर। देखो, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग जबलपुर इसलिए है दोस्तों क्योंकि बालाघाट सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। कौन? बालाघाट सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। तो बालाघाट, मंडला जैसे जिले जिनका लिंगानुपात ज़्यादा है, ढिंडोरी जैसे जिले, बालाघाट, मंडला, ढिंडोरी, इनका जो लिंगानुपात है 1000 से ज़्यादा है। तो ये सारे जिले कौन से संभाग में है? जबलपुर संभाग में है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से संभाग का होगा? आप मुझे खुद बताइए। तो वो तो भैया जबलपुर का ही होगा ना। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा होगा? जबलपुर। जबकि सबसे कम लिंगानुपात कौन सा होगा? चंबल का। क्यों? क्योंकि सबसे कम लिंगानुपात कौन से जिले का है? भिंड का। भिंड के बाद किसका आएगा? मुरैना का। ठीक है, भिंड के बाद सबसे कम लिंगानुपात किसका आएगा? मुरैना का। तो सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले सर चंबल में है, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग भी तो चंबल ही होगा ना। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है और ये आपको याद भी हो गया। ठीक है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग जो जबलपुर है, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग जबलपुर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग कौन है? भोपाल है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 वर्ग किलोमीटर में जितनी जनसंख्या निवासरत है, 1 वर्ग किलोमीटर में जितनी जनता रह रही है वो क्या कहलाएगा? जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी कौन सा है? भोपाल है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला संभाग भी कौन होगा? भोपाल। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो संभाग है दोस्तों वो क्या है? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा हो जाएगा? जबलपुर, क्योंकि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जबलपुर है। और न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग दोस्तों क्या हो जाएगा? इंदौर। अब आप बोलोगे सर इंदौर में तो काफी पढ़े लिखे लोग हैं, वो न्यूनतम कैसे हो गया? अब मेरी बात सुनिए, जो न्यूनतम साक्षरता है वो कहां पर है? अलीराजपुर में है, झाबुआ में है। ठीक है, अलीराजपुर झाबुआ में है। ठीक है, तो अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, यहां पर क्या है? न्यूनतम साक्षरता है। तो ये जिले कहां पर आ रहे हैं? सर ये जिले तो इंदौर में आ रहे हैं। तो फिर बताइए, आप बताइए, तो न्यूनतम साक्षरता किसकी होगी? तो न्यूनतम साक्षरता इंदौर की होगी। किसकी होगी? इंदौर की होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश एक दृष्टि में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी हो गई? गुड, 10 हो गई। जिले कितने हैं? 52 है। 52वां जिला कौन है? निवाड़ी है। गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 2018 को। कौन सी जिले से अलग होकर? टीकमगढ़ जिले से अलग होकर। तहसीलें कितनी है सर? तो तहसीलें 412 हैं। कितनी हैं? 412 तहसीलें हैं। विकासखंड 313 हैं। विकासखंड कितने हैं? 313 हैं। कुल नगर कितने हैं? 476। देखिए 4 फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। इसके बाद भले ही आपको याद नहीं रहे, मैं बता दूंगा कौन कौन से फैक्ट आपको याद रखना है। तो संभाग 10 हो गए, जिले 52 हो गए, तहसीलें 412 हो गई, विकासखंड 313 हो गए, कुल नगर कितने हो गए? 413, कुल ग्राम 54,903। कितने हैं? 54,903। वीडियो पॉज करते हुए आंख बंद करके याद करते रहिए। आबाद ग्राम 52,117। अब आबाद ग्राम और कुल ग्राम में क्या अंतर है? आबाद ग्राम का मतलब यह है दोस्तों कि ऐसे गांव जहां पर जनता रहती है। कुछ गांव ऐसे अंकित हैं हमारे मध्य प्रदेश में जहां पर जनता नहीं रहती, केवल खेत हैं, वो वीरान गांव हैं। तो 54,903 तो कुल ग्राम है, जिनमें से आबाद ग्राम कितने हैं? 52,117। नगर निगम कितने हैं? 16। ये आईएमपी क्वेश्चन है। ये कितना आईएमपी क्वेश्चन कि नगर निगम कितने हैं? 16 है। और नगर पालिका 98। पहले नगर पालिका 100 थी, नगर निगम 14 थी, परंतु 2 नगर पालिकाओं को नगर निगम बना दिया गया। तो अब नगर निगम हो गए 16 और नगर पालिका हो गई 98। नगर निगम कितने हो गए? 16, ये याद रखना है। और नगर पालिका 98। दोस्तों पहला नगर निगम जो था मध्य प्रदेश का वो जबलपुर नगर निगम था, और पहली जो नगर पालिका थी मध्य प्रदेश की वो दतिया नगर पालिका थी। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट बात है कि पहला नगर निगम कौन था? जबलपुर था, और पहली जो नगर पालिका थी वो दतिया थी। नगर पंचायतें कितनी हो गई? तो ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, नगर पंचायत हो गई 269। कितनी हो गई? 269 नगर पंचायत हो गई है। ग्राम पंचायत 23,006 है। जनपद पंचायत
तो जितने जनपद पंचायत जितने विकास खंड होंगे उतने जनपद पंचायत होंगी, क्योंकि एक विकास खंड पर एक जनपद पंचायत होती है। तो 313 यदि विकास खंड है तो जनपद पंचायत भी कितने होंगे सर? 313 होंगे। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। ठीक है, तो देखो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करो यार, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो इतनी गुरु दक्षिणा तो बनती है यार। कर दो, शेयर कर दो, फटाफट कर दो। ठीक है, कम से कम 10-15 दोस्तों से सब्सक्राइब कराओ यार। अपना सारांश परिवार बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं और तुम मिलके ही तो सारांश परिवार है, हम अलग थोड़ी ना है। ठीक है, तो इस सारांश परिवार को मजबूती प्रदान करो और जितना हम तरक्की करेंगे साथ में उतनी तो ऊंचाइयों को छुएंगे। ठीक है, तो चलिए जिला पंचायत कितनी है? जिला पंचायत 52 है। इसी के साथ देख लो डीआईजी रेंज कितनी है दोस्तों? आईजी रेंज 11 है, डीआईजी रेंज 15 है। आईजी रेंज कितनी है? 11 है, डीआईजी रेंज 15 है। ये आपको याद रखना है, आईजी रेंज 11, डीआईजी रेंज 15। कंट्रोल रूम कितना है? 53। पुलिस थाने कितने हैं? 1099। पुलिस चौकियां कितनी है? 579। राज्यसभा सीटें कितनी है? 11, ये आईएमपी है। लोकसभा सीट कितनी है? 29। मैंने आपको बताया था जब हम मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ रहे थे कि 16 राज्यसभा सीटें हुआ करती थी अविभाजित मध्य प्रदेश में, जिसमें से राज्यसभा सीटें कितनी बची? 11 बची। 40 लोकसभा सीटें हुआ करती थी, जिनमें से लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में कितनी बची? 29 बची। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से? 4 हैं, भिंड, टीकमगढ़, देवास, उज्जैन। और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र कितने? 6 हैं, रतलाम, धार, खरगोन, शहडोल, मंडला, बैतूल। ठीक है, रतलाम में झाबुआ वाला रीजन भी आ जाता है, तो ये 6 हैं। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको ही। तो संभागों की संख्या बताओ? 10 हैं। जिले कितने हैं? 52 हैं। तहसीलें कितनी हैं? 412। विकासखंड कितने हैं? 313। कुल नगर 476। कुल ग्राम 54,903। आबाद ग्राम 52,117। नगर निगम 16, ये याद रखना है। नगर पालिका 98, ये भी याद रखना है। नगर पंचायत 264। ग्राम पंचायत 23,006। जनपद पंचायत याद रखना है 313। जिला पंचायत 52 जिला है तो जिला पंचायत भी 52 होंगी। आईजी रेंज याद रखना है 11। डीआईजी रेंज याद रखना है 15। कंट्रोल रूम छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 53। पुलिस थाने 1099 हैं। पुलिस चौकियां 579 हैं। राज्यसभा सीटें याद रखना है 11 हैं। लोकसभा सीटें 29 हैं। अनुसूचित जाति के लिए मतलब एससी कैटेगरी की लोकसभा सीटें आरक्षित हैं 4 और एसटी के लिए कितनी है? 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, तो देखिए वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। ये आप देख पा रहे होंगे चित्र में। लालजी टंडन की मौत के बाद आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी हैं, इनको मध्य प्रदेश के राज्यपाल का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, तो राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, मामा जी फिर मुख्यमंत्री बन गए हैं और ये चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों। कितनी बार? चौथी बार। आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल किसका है, तो ये हमारे मामा का है, शिवराज सिंह चौहान जी का है। ठीक है, 2005 से लेके 2018 तक 13 वर्षों तक लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो इनका कार्यकाल सबसे ज्यादा है। मुख्य न्यायाधीश कौन है हमारे हाई कोर्ट के? तो वो है न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्यालय कहां पर है? जबलपुर में है और इसकी 2 खंडपीठ हैं दोस्तों, एक ग्वालियर में है, एक इंदौर में है, हालांकि भोपाल में भी प्रस्तावित है। मुख्य सचिव कौन है? मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बेस हैं। मुख्य सचिव कौन है? श्री इकबाल सिंह बेस हैं। पुलिस महानिदेशक कौन है? श्री विवेक जौहरी हैं। पुलिस महानिदेशक कौन है? विवेक जौहरी हैं। विधानसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? श्री गिरीश गौतम। और विपक्ष के नेता कौन है? श्री कमलनाथ। चलो एक बार फटाफट देख लेते हैं। राज्यपाल बताओ? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक है। मुख्य सचिव कौन है? श्री इकबाल सिंह बेस है। मुख्य पुलिस महानिदेशक कौन है? विवेक जौहरी हैं। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? श्री गिरीश गौतम है। प्रतिपक्ष नेता कौन है? श्री कमलनाथ हैं। ये मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं तो इनको तो पढ़ना जरूरी था ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर। किस पर आते हैं? मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर आते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है ये आप देख पा रहे होंगे चित्र में, ये मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। इस पर ये आप देख पा रहे ये स्तूप हैं।
ठीक है, तो ऐसे करके जब स्तूप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो कितने स्तूप है? 24 स्तूप है भार। कितने स्तूप है? 24 स्तूप की भाय आकृति। मध्य में गेहूं और धान की बालियां, ये आप देख पा रहे हैं, ये गेहूं और धान की बालियां हैं। किसकी? गेहूं और धान की बालियां हैं। तो भार कितने स्तूप है सर? तो भार तो 24 स्तूप है। धान और गेहूं की बालियां कहां पर है? बीच में है। और बरगद वृक्ष, ये पूछेंगे कि मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह में कौन सा वृक्ष है, तो आपका जवाब होगा बरगद का वृक्ष है। आपसे पूछा जाए कि कौन सी फसल है, तो गेहूं और धान की फसल है। और जो स्तूपों की संख्या है वो कितनी है, तो वो स्तूपों की संख्या है 24। कितनी है? 24। और इस बरगद के वृक्ष के ऊपर क्या है? अशोक स्तंभ। तो चलो अब मुझे बताओ कि राजकीय प्रतीक चिन्ह में कितनी बातें हैं? 4 बातें हैं सर। 24 स्तूप 1, गेहूं और धान की बालियां 2, बरगद वृक्ष 3 और अशोक स्तंभ 4। ठीक है मित्रों, याद रखना राजकीय प्रतीक चिन्ह में 4 बातें। मध्य प्रदेश का गान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का गान है मेरा मध्य प्रदेश, जिसके लेखक हैं महेश श्रीवास्तव। कौन है? महेश श्रीवास्तव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वह है बरगद, जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस वैनगलेंसिस। जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस वैनगलेंसिस है। यह मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। ये मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। ये आप देख पा रहे होंगे चित्र में, ये है भैया राजकीय वृक्ष बरगद, फाइकस वैनगलेंसिस। राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा है। ये आप देख पा रहे होंगे, यह है बारहसिंगा, जिसका वैज्ञानिक नाम है रुसरबस डुआउसेली। रुसरबस डुआउसेली राजकीय पशु बारहसिंगा है। तो बताइए राजकीय वृक्ष कौन है? बरगद है। राजकीय पशु कौन है? बारहसिंगा है। अब आइए राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी कौन सा है? दूधराज या साहे बुलबुल। दूधराज या साहे बुलबुल, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैराडाइज फ्लाईकेचर। बहुत सुंदर लगता है ये दूधराज अथवा साहे बुलबुल, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाईकेचर। वहीं राजकीय मछली कौन है दोस्तों? राजकीय मछली है महासीर, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टोर पिटिटोरा। क्या नाम है? ट्योर पिटिटोरा। अगर आपको वैज्ञानिक नाम बस आप ट्रिक से थोड़ा याद कर लीजिए तो वो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो दूधराज या साहे बुलबुल, तो पैराडाइज फ्लाईकेचर, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है। जबकि राजकीय मछली कौन है? महासीर है, टोर पिटिटोरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु सफेद लिली है। राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु सफेद लिली है, जिसका वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैडिडम। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लिलियम कैडिडम। जबकि राजकीय नाट्य दोस्तों क्या है? माछ है। ये आप देख पा रहे होंगे, राजकीय पुष्प सफेद लिली है, लिलियम कैडिडम। ये आप याद रख लीजिए, सफेद लिली। ठीक है, चित्र में इसलिए बता रहा हूं तो आपको अच्छे तरीके से दिखे, विजुअलाइजेशन अच्छे से हो। ठीक है, यह है राजकीय नाट्य माछ। माछ जो है दोस्तों मालवा का प्रमुख नाट्य है। क्या? मालवा का प्रमुख नाट्य है राजकीय नाट्य माछ। ठीक है, चलिए राजकीय नृत्य क्या है? राजकीय नृत्य राई है। ये देखिए बुंदेलखंड में फेमस है राई नृत्य। ठीक है, तो राई जो है वो राजकीय नृत्य है। जबकि राजकीय खेल जो है दोस्तों वो मलकम है। राजकीय खेल क्या है? मलकम है। इसे राजकीय खेल का दर्जा मिला है। ठीक है, मलकम अकादमी कहाँ है? उज्जैन में है। राजकीय फसल कौन सी है? सोयाबीन है। राजकीय फल कौन सा है? आम है। राजकीय नदी, राष्ट्रीय राजकीय नदी कौन है? नर्मदा। दोस्तों नर्मदा नदी जिसका उद्गम स्थल कहाँ? अमरकंटक है। इसकी जो लंबाई है वो 13-12 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। ठीक है, 41 इसकी सहायक नदियां हैं और इसे 2017 में जीवित नदी का दर्जा मिल गया है। ये याद रखना कि मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी जिसे जीवित नदी का दर्जा प्राप्त हुआ है 2017 में। ठीक है, तो याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष? राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। ठीक है, राजकीय पक्षी कौन सा है? साहे बुलबुल। ठीक है, साहे बुलबुल है। और राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। इनको 1 नवंबर 1981 को राज्य की 25वीं वर्षगांठ, 1956 में स्थापना हुई थी, 25वीं वर्षगांठ 1981 राज्य प्रतीक अधिनियम के द्वारा इन्हें घोषित किया गया। तो 3 चीजों को, कौन कौन को? राजकीय पशु को, राजकीय पक्षी को और राजकीय वृक्ष को कब घोषित किया गया? 1981 में। क्या था सर उस दिन स्पेशल? तो मैं आपको बता रहा हूं, उस दिन स्पेशल था मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ।
उस दिन स्पेशल क्या था, मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ और राज्य प्रतीक अधिनियम के द्वारा राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष को मान्यता प्रदान की गई। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या है, 24 स्तूपों की भाय आकृति में मध्य गेहूं और धान की बालियां, बरगद के ऊपर अशोक स्तंभ। मध्य प्रदेश का गान क्या है, मेरा मध्य प्रदेश, लेखक महेश श्रीवास्तव है इनके। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा राजकीय वृक्ष कौन सा है सर, राजकीय वृक्ष बरगद है, ये देखिए। राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा है, रुसरबश डुआसिली इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय पक्षी दूधराज अथवा शाही बुलबुल, पैराडाइज फ्लाईकेचर है। राजकीय मछली कौन सी है, तो महाशीर है। राजकीय पशु कौन सा है, सफेद लिली है। राजकीय नाट्य कौन सा है, माछ है। राजकीय नृत्य कौन सा है, राई है। राजकीय खेल कौन सा है, मलकम है। राजकीय फसल कौन है, सोयाबीन है। राजकीय फल कौन है, आम है। और राजकीय नदी कौन सी है दोस्तों, नर्मदा है। ठीक है। और राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष को 1 नवंबर 1981 को राजकीय 25वीं वर्षगांठ पर राज्य प्रतीक अधिनियम 1981 द्वारा घोषित किया गया है। ठीक है। चलिए आज के प्रश्न का जवाब दे दीजिए, मैं लिख नहीं पाया। आज का प्रश्न मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के 10वें संभाग का गठन कब हुआ, 10वें संभाग का गठन कब हुआ, मतलब 10वां संभाग कौन है और उसका गठन कब हुआ। इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि मैं देखूं कि आप कितने सीरियस हैं पढ़ाई को लेके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।